हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस आरओ के लिए मिनी टेस्ट बूस्टर डोज का दूसरा टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस का डेट आ चुका है, जो कि 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। तो अब आप लोग भी जग जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसमें आपका ए दिया गया है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। इसकी स्थापना 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच किया गया था। वहीं बात कर लें धौली स्थित शैलकृत हाथी, तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में अशोक के शासनकाल में किया गया था। तीसरा आपका सी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लवों के शासनकाल के अंतर्गत किया गया था। वहीं बात करें डी, उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति, तो इसका निर्माण आपका गुप्त काल में किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है आपका। इसमें कथन दिया गया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो यह सही है। कारण दिया गया है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी के कारण अशोक के द्वारा कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कथन की कारण व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसमें आपके इनके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है, इसकी प्रैक्टिस आप यहीं कर ले। तो यहाँ पे पहला दिया गया है अहमद शाह अब्दाली। तो ये आपका 1761 के टाइम पर जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अफगानों के बीच, उसके टाइम पर यह शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी के बीच था। तीसरा दिया गया जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 ईस्वी के बीच था। इसमें चौथा दिया गया बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 की क्रांति के टाइम तक था। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें आपका 3 पहले होना चाहिए था, उसके बाद से 2, फिर आपका 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पे इस प्रकार देखेंगे तो 3 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे रामानुजाचार्य दिया गया है, तो यह गलत है। दूसरा बी दिया गया है विशिष्ट द्वैतवाद। तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे शंकराचार्य दिया गया है, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रिवर्स बातें लिखी हुई हैं। सी है आपका द्वैतवाद। द्वैतवाद का सिद्धांत आपका माधवाचार्य जी के द्वारा दिया गया था। तो यह आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। वही डी विकल्प देख लेते हैं। द्वैतवाद यह आपका निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। वहीं बात करें वल्लभाचार्य जी की, तो इनके द्वारा शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चौथे में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे कालानुक्रम बताना है आपको। अंबर का युद्ध यह आपका 1749 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध यह आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। बांडीवास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, तो यह सही है
कि हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो यह आपका 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, जिसमें सुगौली की संधि की गई थी। सी दिया गया लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह भी आपका सही है कि उसके टाइम पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। डी दिया गया लॉर्ड कर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह आपका गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग होना चाहिए था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से 18 के बीच लड़ा गया था, जिसमें पिंडारियों का दमन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि यही रॉन्ग मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है यह आपको बताना है। इसमें ए दिया गया है लॉर्ड एलेनबरो, अवध का विलीनीकरण, तो यह आपका गलत है क्योंकि अवध के विलीनीकरण के समय पर लॉर्ड डलहौजी थे, तो यहाँ पे इसलिए ए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए था। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, यह भी गलत है क्योंकि सिंध के विलीनीकरण के समय पर लॉर्ड एलेनबरो गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे यह बातें रिवर्स लिखी हुई हैं। सी दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आपका सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर लॉर्ड वेलेस्ली थे। सर जॉन सोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक, तो यह आपका गलत है क्योंकि मूक नायक का संबंध B.R. अम्बेडकर जी से है। बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, यह भी आपका गलत है क्योंकि यंग इंडिया नामक पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित की जाती थी। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, तो यह आपका सही है। केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई एक पत्रिका थी, तो यहाँ पे 4th नंबर भी इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th नंबर। निम्नलिखित में को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका पहला दिया गया है डेमेट्रिक परफॉर्मेंस, तो इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था, तो यह आपका 1876 ईस्वी में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह आपका 1878 ईस्वी में आया था। तीसरा दिया गया इसमें सी नॉर्थ वेस्टर्न प्रिविसेंस एंड अवध एक्ट, यह आपका 1890 में आया था। बंगाल टेनेसी एक्ट, यह आपका 1885 ईस्वी में आया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 यानी ए बी डी और सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10th नंबर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह आपका पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। इसके लिए आपका ट्रिक है भागलपुर, तो यहाँ पे भागलपुर लिख लेंगे पहले। बी से हो जाएगा बलवंत राय, ए से अशोक मेहता समिति, होगा जी वी के राव तथा एल से हो जाएगा LM सिंघवी, पी से PK ठुगन। तो इस तरीके से देखेंगे आप, तो पहले आना चाहिए था आपका 3 के बाद से आपका 4 के बाद से 1 तथा 2। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 3 4 1 2 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति, यह आपकी 1957 ईस्वी में आई थी। वहीं बात करते हैं अशोक राय मेहता समिति की, तो यह आपका 1977 ईस्वी में आया था। GV राव समिति, यह आपका 1985 में आया था। वहीं बात कर ले LM सिंघवी की, तो यह आपकी 1986 ईस्वी में आई थी। तो इन्हें भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
11वें नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 226 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12वें नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो इसके अनुसार आपका आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 तथा आर्टिकल 227 को अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32 तथा 226 के बारे में। यह क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहले ही आप क्वेश्चन में ये मार्क कर लें कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है या फिर सुमेलित पूछा जा रहा है या फिर सुमेलित पूछा जा रहा है या फिर नहीं सुमेलित पूछा जा रहा है। इसमें आपका पहला है नीति निमूलन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। तो यह आपका सही है। मित व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि की घटा दी जाए तो इसे मित व्ययिता प्रस्ताव कहते हैं। सांकेतिक प्रस्ताव की बात करें तो बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, इसे सांकेतिक प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। लेखा अनुदान की बात करते हैं, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, यह आपका गलत है और यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लेखा अनुदान के बारे में। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट की मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया विषय तथा वह विषय किस सूची में शामिल है, यह आपको बताना है। आपको पता होगा कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, वहीं संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद को होता है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों को होता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ए दिया गया है वन आपका समवर्ती सूची, यह सही है कि वन को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, यह गलत है क्योंकि शेयर बाजार एक संघीय सूची का विषय है, तो यहाँ पे यही गलत है। आगे देख लेते हैं, इसमें सी दिया गया डाकघर बचत बैंक, तो यह आपका संघीय सूची है। जन स्वास्थ्य की बात करें तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में जनसंख्या शिक्षा को भी शामिल किया गया है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो इसमें रेलवे पुलिस को भी शामिल किया जाता है। तो इन्हें आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है वायु प्रदूषक तथा दूसरी तरफ दिया गया है कि उससे प्रभावित अंग। इसमें ए है आपका एबेस्टस धूल, इससे आपका प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है, तो यहाँ पे ए में तीसरा हो जाएगा। शीशा की बात करें तो इससे प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है, वहीं पारा से उदर प्रभावित होता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से रिएक्शन करके शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन को प्रभावित करता है, जिससे सर दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 15 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। एक तरफ दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य तथा वह किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। सिमलीपाल असम दिया गया, जो कि गलत है क्योंकि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ओडिशा में पाया जाता है। नोकरेक की बात करें तो नोकरेक आपका मेघालय में पाया जाता है, तो यह यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं, सी दिया गया
दिहांग दिबांग, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। डी दिया गया अगस्थमालाया, यह आपका तमिलनाडु तथा केरल में पाया जाने वाला एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। कथन दिया गया, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो यह आपका सही है। कारण दिया गया है, यहाँ पे कारण होना चाहिए, दोनों जगह कथन लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो यह भी सही है, लेकिन कारण की कथन व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। इसमें आपका ये दिया गया है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ईस्वी में हुआ था। तो यह आपका सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसके अंतर्गत एजेंडा 21 की बात की गई थी। तो यह भी आपका सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, क्योंकि उस टाइम ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ही थी, अभी ब्राज़ीलिया है। सी दिया गया है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। तो यह सही है, क्योंकि 92 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, +5 यानी इसमें 5 जोड़ देंगे तो 1997 हो जाएगा। तो यह भी आपका सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया, यह गलत है, क्योंकि कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह ओजोन क्षरण से संबंधित एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक संगठन का सही क्रम है? तो यहाँ पे यह बताना है कि जीव से जैवमंडल तक का सही संगठन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले होता है जनसंख्या। बहुत सारी जनसंख्या को मिलकर समुदाय बनता है, और विभिन्न विभिन्न समुदायों से आपका पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है, तथा कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक भूदृश्य का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यह होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 21 नंबर। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में एक जरूर देखने को मिलता है, और हर साल देखने को मिलता है कि पुरानी कुछ योजनाएं दी जाती हैं तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें आपका पहला दिया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह आपका अगस्त 2014 में आया था। तो यहाँ पे अगस्त 2014 हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, दूसरा दिया गया डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तो यह आपका मार्च 2015 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह आपका मई 2015 में आया था। मुद्रा बैंक योजना, यह आपका अप्रैल 2015 की योजना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला होना चाहिए 1 2 4 3, यानी 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 नंबर। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो यह बताना है कि सबसे तरल कौन सा होता है, उसके बाद से कौन सा। जैसे तरलता का यहाँ पे यह सेंस है कि आप किसी भी इनमें से किसी को उठा लीजिए तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको पेट्रोल लेकर जाइए और आपको अनाज लेना है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, तो पेट्रोल वहाँ पे तरल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। तो यहाँ पे सबसे तरल जो होती है वो करेंसी होती है, क्योंकि यह सभी जगह एक्सेप्ट होती है। करेंसी के बाद से आपका बैंकों के पास
मांग जमा होता है तथा बैंकों के पास उसके बाद से बचत जमा होती है सबसे तरल, और सबसे कम बैंकों के पास सावधिक जमा होती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4, 1, 3, 2 यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है एक तरफ एनीमोमीटर के द्वारा वायु वेग को मापा जाता है। तो ए में आपका तीसरा हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा आपका भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से दाब मापा जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब दिया गया है। हाइग्रोमीटर, इसके द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रासव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशन से पूछा गया है। फिजिक्स में आप देखेंगे तो मुख्यतः एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर किसी का आप एप्लीकेशन याद कर लेंगे। इसमें आपका पहला है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। तो यह सही है कि प्रासव्य तरंगें कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरा दिया गया है, ये कीटों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। यह भी सही है। तीसरा दिया गया, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह भी आपका सही है। चौथा दिया गया, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो यह जितने भी एप्लीकेशन दिया गया है प्रासव्य तरंगों के बारे में, यह सारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है श्रव्य तरंगें, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वहीं दूसरी है अवश्रव्य तरंगें, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और तीसरा दिया गया प्रासव्य तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखें, क्योंकि कई बार रेंज भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर, रुधिर वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें लौ होता है, तो यह सही है कि इसमें लौ होता है रुधिर वाटिका में। दूसरा दिया गया, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह भी आपका सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह गलत है, क्योंकि यह WBC का काम है, यानी वाइट ब्लड सेल। तो यानी WBC इसमें काम करता है, न कि RBC। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 to 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो एक तरफ दिया गया आपका रोग तथा दूसरी तरफ दिया गया कारक कि वो किन कारकों से होता है। जैसे प्लेग आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, यानी जीवाणु। तो ए में आपका 4 हो जाएगा। एड्स आपका विषाणु के कारण होता है। गंजापन आपका कवक से होने वाला एक रोग है। वहीं मलेरिया की बात करें तो ये एक प्रोटोजोआ कारक रोग है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर, नीचे लिखे गए राज्य और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। असम में मेरी जनजाति पाई जाती है, यह सही सुमेलित है। नागालैंड कोनयांक, यह भी सही है आपका कि कोनयांक नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें अपतानी नामक जनजाति पाई जाती है, यह भी सही है। मध्य प्रदेश लंबाडा, तो लंबाडा नामक जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भील तथा कोल नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं कई बार आपसे तोड़ा नामक जनजाति के बारे में पूछा जाता है। तोड़ा नामक जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, जबकि
बकरवाल नामक जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाए क्योंकि यही रॉन्ग मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ए दिया गया है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम की सीमाएं भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो ये आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो यह भी सही है। तीसरा दिया गया, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे तीनों सही हैं, तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो एक तरफ दिया गया शहर तथा दूसरी तरफ वह किस नदी के किनारे अवस्थित है, यह बताना है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है, यह सही है आपका। भुवनेश्वर महानदी, तो यह गलत है क्योंकि भुवनेश्वर महानदी या फिर किसी नदी के किनारे स्थित एक शहर नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जबलपुर नर्मदा, यह आपका सही है। सूरत तापी नदी किनारे, यह भी आपका सही है। तो इन्हें साथ में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से मृदा अपवर्तन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो यह क्वेश्चन आपका RORO 2024 के पेपर में आया था। तो इनका क्रम बताना है कि मृदा अपवर्तन का क्रम क्या होगा। आस्फाल अपवर्तन, आस्फाल में वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों का अपवर्तन को आस्फाल कहते हैं। वहीं परत की बात करें तो जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे तो उसे परत अपवर्तन कहते हैं। रिले अपवर्तन के अंतर्गत जब मिट्टी में छोटे एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं तो उसे रील अपवर्तन कहते हैं। वहीं अवनालिका अपवर्तन, जब रील अपवर्तन की नालियाँ बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो उसे अवनालिका कहा जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहले आस्फाल होना चाहिए था, फिर परत, रील तथा अवनालिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ दिया गया नदी तथा उनके द्वारा कौन सा झील या फिर बांध बनाया गया, ये आपको बताना है। गोविंद सागर, तो यह आपका सतलज नदी पर है, यह आपका सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी, यह गलत है क्योंकि कोलेरू झील आपका कृष्णा तथा गोदावरी के दोआब क्षेत्र में पड़ता है, न कि कृष्णा नदी के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो यह आपका गलत है और यही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं, उकाई जलाशय तापी नदी पर, यह सही है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी के विसर्पण के कारण हुआ है, तो यह भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है कोयला क्षेत्र तथा दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किस राज्य से संबंधित है। तो बात करेंगे करणपुरा का, तो यह आपका झारखंड में स्थित है, करणपुरा नामक कोयला क्षेत्र। सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। नेवली की बात करें तो यह आपका तमिलनाडु का एक कोयला क्षेत्र है, जबकि कोरबा यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित एक कोयला क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। वहीं अगर सिंगरौली पूछा जाता तो आपका उत्तर प्रदेश का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र होता जो कि सोनभद्र में स्थित है, तो इसे भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 में सी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर सेक्शन से इसमें क्वेश्चनों को लिया गया तथा क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, तो इसकी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। PCS होने वाला है, अपनी तैयारियों में लग जाएं और टेस्ट में आपके जितने भी मार्क आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक तरफ दिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक तरफ दिया गया खनिज तथा वह किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, यह बताना है। तांबा, तो तांबा आपका एरिजोना क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, तो यह आपका सही है। कोयला की बात करें काराजास, तो यह गलत है क्योंकि कोयला डोनबास जो कि यूक्रेन का एक क्षेत्र है, वहाँ से कोयला तथा लोहे का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे
यह गलत हो जाएगा। लव ऐश की बात करें तो यहाँ पे रास तनूरा दिया गया है, जो कि एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो कि सऊदी अरबिया का है। तो यहाँ पे यह भी गलत है। पेट्रोलियम डोनबास, क्योंकि यह डोनबास कोयला तथा लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इन्हें भी आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो यह बताना है कि रेडियो तरंगों का विक्षेपण किस वायुमंडल से होता है। तो इसका विक्षेपण आपका आयन मंडल से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी, बवंडर। तो ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं सारी क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। समताप मंडल की बात करें तो इसमें ओजोन का निर्माण होता है, इसके लिए समताप मंडल जाना जाता है। यहाँ पे वायुयान ही इसके निचले स्तर पर वायुयान आपके उड़ते हैं, तो उसे भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ दिया गया देश तथा दूसरी तरफ दिया गया उसकी राजधानी है। अम्मान, अम्मान आपकी जॉर्डन की राजधानी, यह आपका सही है। बिश्केक ताजिकिस्तान, तो यह गलत है, क्योंकि बिश्केक है जो किर्गिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पे किर्गिस्तान होना चाहिए था। तो यहाँ पे किर्गिस्तान होना चाहिए था, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, न कि बिश्केक। उलन बटोर या मंगोलिया की राजधानी, यह सही है आपका। सनाइया यमन की राजधानी, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा प्रभावित क्षेत्र अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। तो वायु मृदा अपवर्दन से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जो कि आपका जिले की बात करें तो इसमें आगरा और मथुरा सबसे ज़्यादा वायु अपवर्दन से प्रभावित है। तो यहाँ पे आगरा और मथुरा, अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछे तो आगरा और मथुरा को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, तो यह सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, यह भी आपका सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, यह भी सही है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकीसा, यह गलत है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तप स्थली नैमिषारण्य को जाना जाता है इस नाम से, क्योंकि तो यहाँ पे नैमिषारण्य जो आपका एक सीतापुर का स्थल है उसको 88,000 ऋषियों की तपो स्थली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, यह आपका सही है कि पी हेगड़े का संबंध एपिको आंदोलन से। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, यह भी आपका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से का संबंध मेधा पाटकर से है, तो यह सही है आपका। शांति घाटी आंदोलन बाबा आमपटे, तो यह आपका गलत है, क्योंकि शांति घाटी आंदोलन का संबंध डॉक्टर सलीम अली से है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही रॉन्ग मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उल्लेखित समुदाय उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह आपको बताना है। कुर्द के सामने आपका दिया गया बांग्लादेश, तो यह गलत है, क्योंकि कुर्द जो जनजाति होती है सीरिया, तुर्की, ईरान तथा इराक में पाई जाती है, न कि बांग्लादेश में। मधेसी की बात करें नेपाल में, तो यह आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। रोहिंग्या की बात करें, म्यांमार दिया गया, यह आपका सही है कि रोहिंग्या नामक मेनली मुस्लिम समुदाय है।
वह आपकी म्यांमार में पाई जाती है। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। तो यह कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। तो यह आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इसमें पहला दिया गया राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित था। तो ये आपका सही है। दूसरा दिया गया राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 अनुमानित था। यह भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित था। यह भी आपका सही है। जबकि प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे जितने भी डाटा हैं वो सारे सही हैं। तो इन्हें आप ध्यान से रिकॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 नंबर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटित रुपए करोड़ में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया प्रमुख स्कीम तथा उन्हें कितने करोड़ आवंटित किए गए यह आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया अनुसंधान और विकास परियोजना, इसके लिए आपका 1200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए आपका 2228 करोड़ रुपए की बात की गई बजट में। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6903 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जबकि चौथा दिया गया सौर ऊर्जा के लिए, तो सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए आपका 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्रमुख स्कीमों तथा योजनाओं को तथा किन किन आपका सेक्टरों को कितना करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में, यह आप याद कर लेंगे क्योंकि इनसे मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है यह आपको बताना है। कृषि क्षेत्र में योगदान आपका श्रम बल में 45% से अधिक है। यह आपका सही है। दूसरा दिया गया निर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र का श्रम बल में योगदान 13% है। विनिर्माण क्षेत्र का श्रम बल में योगदान 11.4% है। जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान 28.9% है। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए विकल्प ये सारे सुमेलित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो यह आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की उछाल लगाई है। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो यह आपका केरल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 ह्यूडोल रोबोट गुड़िया तैनात की गई है। तो यह आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49 नंबर। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो यह आपका एमपी में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ दिया गया है ऑपरेशन तथा उसका उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। ऑपरेशन दोस्त सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने हेतु
ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, यह गलत है, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त का संबंध सीरिया तथा तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, तो यह आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे तीसरा दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, यह भी आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही हैं, इस कारण आपका 50 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और ऑपरेशन जान लेते हैं जो हाल ही में के दिनों में चर्चा में थे। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका संबंध अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के दौरान वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अलकंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इसके तहत हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया था, तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें।